नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचों में की गई वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से भारत वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री आज शाम ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक में वर्चुअल रूप से मुख्य भाषण देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार की ओर से पिछले 6 साल में किए गए बुनियादी ढांचे में वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्तता आई है। प्रधानमंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनेगा। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए, हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों से शिक्षा संस्थानों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इससे मेडिकल शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आई है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सीय शिक्षा के लिए 2 नए कानून लाए जा रहे हैं। सुधारों के कारण मेडिकल शिक्षा में अधिक सीटें उपलब्ध हो पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 साल में 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और 15 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने की स्वीकृति दी गई, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक अवसर पैदा हो रहे हैं। बीते 6 सालों में मल्टीपल रिफॉर्म्स हुए हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में रिफॉर्म हुए हैं। अगर एनईपी देश के एजुकेशन सेक्टर का फ्यूचर सुनिश्चित कर रही है, तो ये आप जैसे युवा साथियों को भी एम्पावर कर रही है। अगर खेती से जुड़े रिफॉर्म्स किसानों को सशक्त कर रहे हैं, तो लेबर रिफॉर्म्स लेबर और इंडस्ट्री दोनों को ग्रोथ, सिक्योरिटी और ट्रस्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे जहां हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार आया है, तो वहीं रेरा से हमारे होम बायर्स को सुरक्षा मिली है। देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने के लिए अगर जीएसटी लाया गया, तो टैक्स पेयर को परेशानी से बचाने के लिए फेसलेस असेसमेंट की सुविधा हाल ही में शुरू की गई है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इससे जहां पहली बार इंसॉल्वेंसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना, तो एफडीआई रिफॉर्म से हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। कन्नड़ लेखक और विचारक गौरव रामास्वामी अयंगर के सिद्धांत शिक्षा ही जीवन की पथ प्रदर्शक है का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी शिक्षा पर ध्यान दे रही है जो जीवन कौशल के लिए उपयोगी हो। हाल ही में पेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी, जिससे वे अपेक्षित कौशल के अनुरूप रोजगार हासिल करने में समर्थ होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश के पूरे एजुकेशन सेटअप में
फंडामेंटल चेंजेस लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। हमारे देश के सामर्थ्यवान युवाओं को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर फोकस किया जा रहा है। कोशिश ये है कि हमारे युवा तेजी से बदलते नेचर ऑफ जॉब्स के लिए फ्लेक्सिबल हो, एडॉप्टेबल हो। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग आज की सबसे बड़ी जरूरत है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी पर मैसूर के पूर्व शासक नलवड़ी कृष्णराजा वाडेयार के शब्दों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा क्षेत्र में लड़कियों का पंजीकरण लड़कों से अधिक हुआ है। आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों का पंजीकरण 4 साल पहले 8% था, जो बढ़कर आज 20% तक हो गया है। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि वाले क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा अपनी सोच का दायरा सीमित न रखें और अपने अनुभव से सीखते हुए नई सोच अपनाएं। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1961 में हुई थी। ये देश का छठा और कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री आज शाम स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों से संबद्ध ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक GCAM 2020 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से प्रमुख भाषण देंगे। ग्रैंड चैलेंजेस पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के जरिए चुनौतियों का समाधान करने में नवाचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। GCAM में नीति निर्माता और वैज्ञानिक वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक सहयोग सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेंगे। एक रिपोर्ट। 3 दिनों तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। ग्रैंड चैलेंज की इस वर्ष होने वाली बैठक का आयोजन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग तथा ग्रैंड चैलेंज कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पूंजीगत व्यय आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण संचालक है और इसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़ाने की जरूरत है। वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कोयला मंत्रालय के सचिवों और 14 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रही थीं। श्रीमती सीतारामन ने इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजीगत व्यय की समीक्षा की। वित्त मंत्री की कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चल रही बैठकों में आज ये चौथी बैठक थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 1,15,993 करोड़ रुपए है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने उपक्रमों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उपक्रमों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय पर्याप्त रूप से और समय पर खर्च हो। वित्त मंत्री ने कहा कि उपक्रमों के बेहतर कार्य निष्पादन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के असर से उबरने में बल मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें,
देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। देश में स्वस्थ होने की दर 88.26% हो गई है। अब तक लगभग 66,63,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 55,722 नए संक्रमित मामले आए हैं। देश में कोविड-19 की रोकथाम में एक और रिकॉर्ड बनाया है। संक्रमण में राष्ट्रीय दर में कमी आई है और ये घटकर 8% से कम हो गई है। ये क्रम पिछले 4 दिनों से जारी है। इस समय संक्रमण की दर 7.94% है और ये निरंतर घट रही है। देश में संक्रमित मामलों में निरंतर कमी आ रही है। पिछले 3 दिनों में संक्रमित मामलों की संख्या 8 लाख से कम हुई है। संक्रमित मामलों की संख्या 7,72,000 है, जो देश में संक्रमित संख्या का लगभग 10.23% है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 579 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 3 महीनों के दौरान एक निश्चित समय में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 600 से कम रिकॉर्ड की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में लगभग 8,60,000 नमूनों की कोविड के लिए जांच की गई। इसके साथ ही देश में कोविड जांच का आंकड़ा 9,50,83,000 से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने व्यवस्थित रूप से जांच संबंधी बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी की है। भारत में जांच की संख्या प्रतिदिन 15 लाख तक पहुंच गई है, जिससे सभी के लिए कोविड-19 की जांच की सुविधा आसानी से सुनिश्चित हो पा रही है। देश में अब प्रयोगशालाओं की संख्या 1,962 हो गई है। इनमें से 1,117 सरकारी और 845 निजी प्रयोगशालाएं हैं। ओडिशा में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,46,837 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,610 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,982 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान राज्य में इस संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल लगभग 7 महीने से बंद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंजाब में पठन पाठन का समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्कूल खोलने से पहले कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया और प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग के बाद ही विद्यार्थियों को आने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और क्लासरूम में सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें स्कूल भेजें। मुंबई मेट्रो सेवा 7 महीने तक बंद रहने के बाद आज से फिर शुरू हो गई है। हालांकि पहले चरण में उचित दूरी बनाए रखने के साथ सीमित संख्या में यात्रियों के साथ मेट्रो की सीमित सेवाएं शुरू की गई हैं। ये सेवा घाटकोपर वर्सोवा खंड पर सवेरे 8:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक के लिए शुरू की गई है। केवल 360 यात्रियों के साथ मेट्रो रेल सेवा के परिचालन को अनुमति दी गई है, जबकि इससे पहले 1,350 लोग यात्रा करते थे। मेट्रो रेल 400 फेरों की जगह अभी केवल 200 फेरे लगाएगी। 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और 10 वर्ष आयु से कम के बच्चों को केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। मेट्रो के सभी कर्मचारी आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए प्रत्येक द्वार पर कियोस्क लगाया गया है। यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की। ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की अनूठी पहल होगी।
आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनाई है। श्री तोमर ने कहा कि आने वाले दिनों में एनसीडीसी सक्रिय सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर अधिक से अधिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एनसीडीसी केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों के लाभकारी क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 4 प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की। उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 4 चीजें, हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है। और त्योहार के समय में अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के श्वसन रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तालुकदार भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचों में की गई वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से भारत वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री आज शाम ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक में वर्चुअल रूप से मुख्य भाषण देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। बिहार में विधानसभा की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के वास्ते नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए दाखिल कुल 1514 नामांकन सही पाए गए। वहीं तीसरे चरण में 78 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है। इस बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी ने तीसरे चरण के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आरएलएसपी ने बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य 3 दलों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष फ्रंट बनाया है। आरएलएसपी के प्रमुख कृपया से फिर से सुन लें। आरएलएसपी ने प्रेम कुमार चौधरी को वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं को संबोधित करने में जुट गए हैं। इस बीच जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले के शेरघाटी में एक चुनावी सभा में कहा कि उनकी सरकार की पहल पर ही महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण दिया गया है। श्री कुमार का आज जिले के टेकारी, हुलासगंज और अतरी के अतिरिक्त औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी रक्सौल, बगहा और दरभंगा में चुनावी सभाएं करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता भी चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव गया और नवादा में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में श्री यादव आज 7 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने वारिसलीगंज में एक जनसभा में कहा कि महागठबंधन को बनाने का मकसद बिहार का खोया हुआ गौरव लौटाना है। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने घोसी और मोदनगंज में जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव भी मतदाताओं को अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों के चुनाव के लिए दाखिल कुल 102 नामांकन पत्र वैध पाए गए। पत्रों की आज जांच की गई, जिसमें 33 नामांकन रद्द कर दिए गए। नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक 20 नामांकन मोरबी सीट पर, जबकि सबसे कम 4 नामांकन कपरड़ा सीट पर वैध पाए गए हैं। उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के अलावा अनेक छोटी पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी, भारतीय जन परिषद, बहुजन महापार्टी, व्यवस्था परिवर्तन पार्टी, युवा जन जागृति पार्टी और राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी शामिल है। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी अनुसूचित जनजाति की डांग और करजन सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। भाजपा ने विधानसभा से इस्तीफे देकर इस वर्ष के शुरू में पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वे अबड़ासा, मोरबी, धारी, करजन और कपराड़ा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 8 में से 7 उम्मीदवार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान 3 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलिया गोलीकांड में आरोपी का साथ दे रहे विधायक सुरेंद्र सिंह को चेतावनी दी है। उन्होंने विधायक से बलिया गोलीकांड की जांच से दूर रहने को कहा है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड के संदर्भ में आरोपी के पक्ष में वक्तव्य दिया था, जिसके बाद श्री नड्डा ने ये चेतावनी जारी की है। भाजपा अध्यक्ष ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को निर्देश दिया है। राज्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह से कहा है कि वे बलिया गोलीकांड में किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी विधायकों से मुलाकात करने के बाद कल उन्हें कहा कि वे अपनी बात पार्टी फोरम पर ही रखें और किसी विषय पर अनावश्यक टिप्पणी न करें। पार्टी में एक मीडिया का वर्ग है और प्रवक्ता ही पार्टी के मामलों पर जिम्मेदार है बयान देने के लिए। अनर्गल बयानबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये बात सभी को बताई गई है, सभी से कहा गया है कि ये बात कोई भी बयान नहीं करेगा। सब पार्टी और प्रवक्ता, अगर आपकी कोई बात है तो प्रदेश अध्यक्ष को आकर बताएं। 15 अक्टूबर को धीरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति ने रेवती में भरी सभा में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस तफ्तीश की लगातार आलोचना करते हुए टिप्पणियां की थी। बाद में उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस बल एसटीएफ ने प्रमुख अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह को लखनऊ में उसके 2 सहयोगियों के साथ इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे इस मुश्किल समय में सरकार ने हम कामगारों की मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। कौन सा कदम? पात्रता के नियमों में छूट के साथ ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलने वाली राहत राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया है। हाँ, अच्छा। पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले जरूरतमंद बीमित व्यक्ति राहत के लिए ऑनलाइन दावा www.esic.in पर करें। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ईएसआईसी शाखा कार्यालय से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 1800-112526 पर कॉल करें। चिंता से मुक्ति। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने रोमांचक दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। महाराष्ट्र में राज्य के पश्चिमी भागों में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का विभिन्न दलों के नेता दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोलापुर जिले के दौरे पर हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार उस्मानाबाद जिले में हुई तबाही का जायजा ले रहे हैं। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पुणे, शोलापुर और उस्मानाबाद के 3 दिन के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट।
मूसलाधार बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोलापुर जिले के अक्कलकोट तालुका में सांगवी खुर्द के दौरे पर है। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें वादा किया कि उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 2 दिनों के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और इसलिए किसानों ने आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भारी बारिश के कारण उत्पन्न संकट की तुलना उस्मानाबाद में 1993 में हुए भूकंप से की। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को प्रभावित किसानों को राहत पैकेज प्रदान करने के लिए ऋण लेना होगा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की ओर इशारा करना गलत है और कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए कदम उठाने जा रही है, उनके बारे में उन्होंने बताना चाहिए। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मूसलाधार वर्षा से हुए नुकसान की तुलना 1993 में इस जिले में आए भूकंप से की है। आज उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पवार ने कहा कि लगातार वर्षा से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए राज्य सरकार के पास ऋण लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं और इसे देखते हुए फसल बीमा योजना के मानदंडों में बदलाव करने की जरूरत है। मौसम विभाग ने आज से ओडिशा में कम से कम 4 दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी दी है। राज्य के गंजम और गजपति जिलों के लिए आज से 2 दिन तक तेज से बहुत तेज वर्षा होने की ऑरेंज चेतावनी दी गई है। राज्य में कम से कम 3 और जिलों के लिए आज से मूसलाधार वर्षा की येलो चेतावनी दी गई है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे आज से इस महीने की 22 तारीख तक मध्य बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री क्षेत्र में न जाएं। कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा और भीमा नदी के उफान पर होने के कारण कलबुर्गी जिले के सोना बांध से लगभग 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा और बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे आ गया और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोनों स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 5 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कल फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रदूषण की समस्या प्रत्येक देश में है। भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन, उद्योग, कचरा, धूल और पराली का जलना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में BS6 लागू करने का बड़ा फैसला किया है, जिससे प्रदूषण में कमी आनी शुरू होगी। मेट्रो, रेल और CNG बसों ने प्रदूषण का स्तर कम करने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ई-बस और मेट्रो रेल सभी प्रमुख शहरों में आ रही हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर 0 होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचों में की गई वृद्धि और संगठनात्मक सुधारों से भारत वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री आज शाम ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक में वर्चुअल रूप से मुख्य भाषण देंगे। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.26% हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन और IPL क्रिकेट में आज अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।